तो फिल्म की शुरुआत में हम ईवा को देखते हैं। ईवा एक प्रिंसेस है जिसे एक आदमी राजा की कहानी सुनाता है। उनके पास एक जादुई ताज था जिससे वो कुछ भी कर सकते थे। वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करता था और सब उसे पाना चाहते थे। उन्हीं लोगों में था एक जफर नाम का जादूगर जो राजा को मारकर वो ताज लेना चाहता था, लेकिन राजा का जादू इतना ज्यादा ताकतवर था कि जफर राजा को अपने जादू से मार नहीं पाता और न ही उनका ताज ले पाता है। इसीलिए गुस्से में अब वो राजा को श्राप यही कर्ज दे देता है कि तुम हजारों सालों तक अकेले रहोगे और तुम्हें देखने वाला हर आदमी पत्थर का हो जाएगा। ईवा को इस सब पे यकीन नहीं था। दब्बो साधने ने कहा, नहीं प्रिंसेस, ये सारी बातें सच हैं और राजा शहरों के जहाँ धुई ताज की मदद से आप अपने डैड को भी ठीक कर सकते हैं जो से बहुत ज्यादा बीमार थे। सेनकट होकर अब हमें एक मायती नामी आदमी को दिखाया जाता है। वो अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा लोहार है। राजा के सभी सिपाहियों के हथियार वो खुद बनाता है। अभी वो हथियार ही बना रहा था कि एक आदमी न आकर उससे पूछा, क्या राजा किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? तभी मार्टिन के मुंह में आई और बोली, नहीं, राजा तो बीमार है। राजा का सलाहकार राजा के खिलाफ ही जंग की तैयारी कर रहा है। कई मान है वो राजा के पे कब्जा करना चाहता है। यहीं पर दोबारा हम इफ्फा को देखते हैं जो अपने डेंट के पास आई थी। वो अपने डेंट से कहती है, मैं जान गई हूँ, आपके इलाज का एक तरीका है। मैं जरूर का ताज लेकर आऊंगी जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तब राजा ने उसे कहा, नहीं मेरा बच्चा, ये सब कहानियों है, यहाँ पर कोई नहीं और ना ही कोई जादुई ताज है। तुम बस किसी राजा को ढूंढो जिससे तुम शादी कर लो और फिर वो मेरी ये सारी सल्तनत संभाले। उसकी ये बात सुन के दुखी होकर यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे ने रोक लिया। राजा का सलाहकार को बताता है कि राजा शेरों की कहानी बिल्कुल सच है। राजा शेरों के महल तक जाने का रास्ता एक मैप में आपके डेंड ने सबसे छुपा कर रखा है। असल में सभी राजा शहरों के ताज को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन जो भी किया आज तक वो वापस नहीं आया। इसीलिए प्राचा डरते हैं कि वहाँ कोई ना जाए, लेकिन अगर आपके भाई होते तो वो जरूर राजा के लिए ये खतरा मोल ले लेते। ईवा ने उसकी बातों को मान लिया, ये सोचे कि वो कोई चाल भी चल रहा होगा। बात होने पे ईवा ने राजा के कमरे से नक्शा चुरा लिया और अपने घोड़े पे सवार हो गए। यहाँ से बाहर निकल गई राजा शहर के ताज को लेने के लिए। बाहर जाने से पहले ईवा ने बहुत बड़ा गाउन पहन लिया था। इस गाउन की वजह से सिपाही को पहचान नहीं पाए। वो चोर समझ के ईवा को रोकने लगे, लेकिन ईवा अपने घोड़े से सबको धकेलते हुए यहाँ से निकल गई। वो जो ये सब देख रहा था उसने युवा को रोका नहीं और उसके यहाँ से जाते ही राजा को जाकर उसने ये खबर दे दी कि युवा यहाँ से भाग गई है। शाही राजा शेरों का ताज लेने के लिए। ये सुनकर राजा डर गई और राजा ने उसे कहा, जाओ सारे सिपाहियों को भेजो फौरन मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। मुझे मेरी बेटी जिंदा सलामत वापस चाहिए। जीस पर हो जो बोला, ऐसे तो मुमकिन नहीं। यहाँ मुझे किसी को भी हुक्म देने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ का राजा बनाए तो मैं आपकी बेटी को ढूंढने का काम कर सकता हूँ। राजा जो अपनी बीमारी से पहले ही परेशान थे, अपनी बेटी की जुदाई का हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तब तक के लिए को भाषा बना दिया जब तक शहजादी यानी वापस लौटकर नहीं आती। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसका प्लान सही से काम कर गया था। वैसे भी राजा के बहल से आज तक कोई वापस नहीं आया था। को तलाश करवाने के लिए भी किसी को नहीं भेजता क्योंकि अब उस सेवा की जरूरत ही नहीं थी। वो जो अब अपने कपड़े में जाकर अपने जादुई शीशे में किसी से बात करता है, जिससे उसने बताया कि अब राजा ने मुझे यहाँ का नया राजा बना दिया है। मैं जल्द ही यहाँ की दूसरी सल्तनतों पर भी हमला करके उन सबको भी अपना बना लूंगा और फिर पूरी दुनिया पे राज करूंगा। देखना राजकुमारी, राजा शहर उनके पहल जा रही है। वो तुम्हारे करीब से होकर गुजरेगी। उसे कभी वापस आने के लायक मत छोड़ना। उनकी ये बात खत्म हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दोबारा को दिखाया जाता है जो इस वक्त जंगल पे था। ना होने के बावजूद भी वो बड़े अच्छे से सारे काम कर रहा था और अब वो एक क्रिसमस ट्री लेकर घर आता है जहाँ उसकी मोहम्मद उससे डांटती भी है, तुम क्यों रोज रोज इतने खतरे में चले जाते हो? कहता है, मॉम ऑफ फिकर ही ना कि आखिरी मैं सारे काम कर सकता हूँ। बेशक मेरी यहाँ की नहीं, लेकिन मेरी बाकी सब सेंसेस ज्यादा काम करती है। वो क्रिसमस ट्री लेकर आया था क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिसमस आने वाला था और वो इस ट्री को खुद सजना चाहता था। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि दिखाया गया कि ईवा में इनके शहर में पहुँच गई ईवा को अपनी पुरानी तलवार की धार लगवानी थी। जब उसने लोगों से किसी लोहार के बारे में पूछा तो लोग उसे मार्टिन की खड़ ले गए। मार्टिन उसके करीब जाता है और उससे पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ईवा कहती है, मुझे
अपनी तलवार की धार लगवानी है और अपने घोड़े की नाल भी डलवानी है। मार्टी ने कहा, जब तक मैं ये सब करूं आप मेरी मोप के पास हैं। ईवा उसकी बात मानते हुए उसके घर का दरवाजा नॉक करने लगी। वो जैसे ही बाहर निकली तो खुशी से हाँप गई। वो युवक को पहचान की गई। एक प्रिंसेस को अपने घर देखकर वो इतना कंफ्यूज हो गई कि उसे समझ नहीं आया क्या करे। उसने प्रिंसेस को अपने घर पे बिठाया और अपने घर पर बनी हर चीज उसके सामने रख दी। ये लोग बातें करने लगे। कुछ ही देर में मार्टिन उसकी तेज हुई तलवार उसके पास ले आया और यहाँ बातों ही बातों में ईवा ने इन दोनों को बताया कि वो शहरों के महल की तरफ जा रही है। ये सुनकर मार्टिन की मोम बहुत सारे ढक गई और बोली, आप इतना खतरा मोल क्यों ले रही है? आज तक कोई भी वहाँ से नहीं बच के आया। जिस पर ईवा ने कहा कि मुझे अपने डैड को किसी भी हाल में ठीक करना है और ये खतरनाक कदम अब मुझे उठाना ही होगा। कि वो जानती थी कि बात नहीं मानेगी। तो तब उसने ईवा से कहा कि आप आज रात यहीं पर गुजार लें। रात को इतना खतरनाक सफर ना करें। सुबह होने पर अपना सफर कंटिन्यू कर लीजिएगा। उसके कहने पर ईवा सोने के लिए चली गई और कुछ देर बाद मार्टिन ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मैं भी प्रिंसेस ईवा के साथ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, बेवकूफ तो यही हो गई, इतने खतरे में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब मार्टिन ने कहा, मॉम हम प्रिंसेस को भी अकेले जाने तो नहीं दे सकते ना। मार्टिन को सिद्ध करता देखकर उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आई और उन्होंने मार्टिन की चाय में सोने की दवाई मिलाकर उसे पिला दी। सुबह देर से मार्टिन की आंख खुली और जब उसने अपनी मॉम से ईवा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि ईवा तो सुबह होते ही निकल गई थी। मार्टिन को शक हो गया था कि उसकी मॉम नहीं उसके साथ की चाल चली है। अब यहाँ गरीब उसे प्रिंसेस की खुशबू आ रही थी। खुशबू का पीछा कहते हुए वो एक जगह पर पहुँचा तो वहाँ प्रिंसेस का रूमाल था। वो जब रूमाल पकड़े बैठा था तो तब उसकी मॉम ने कहा, मार्टिन क्या आज तुम्हें कोई काम नहीं करना? ऐसे क्यों बैठे हो? अपनी मॉम की बात सुनते हुए वो लकड़ियाँ काटने लगा, लेकिन उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे प्रिंसेस का घोड़ा क्या प्रिंसेस गरीब ही है। उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। कुछ ही सेकंड्स में प्रिंसेस का घोड़ा यहाँ आ गया, जिसे देखकर मार्टिन समझ गया कि जरूर प्रिंसेस किसी खतरे में है, तभी घोड़ा अकेला वापस आया है। भागकर वो घर के अंदर गया और उसने कपड़े पहन लिए। उसने प्रिंसेस को बचाने का फैसला कर लिया था। पहले तो उसे उसकी माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसका अटल फैसला देखते हुए उन्होंने उसकी बचाव के लिए एक उसे दी और साथ ही उसे खाने का कुछ सामान भी दिया। और फिर मार्टिन चला गया प्रिंसेस को बचाने के लिए घने जंगलों से होता हुआ। आखिर वो उस एरिया में पहुंच ही गया था जहां से आगे वो लंबी पहाड़ियां शुरू होती थीं, जिसके पीछे था शेरोन का महल। ये घोड़ा अब आगे नहीं जा रहा था। तब उसे अपनी मॉम की बात याद आई कि वो जगह इतनी खतरनाक है कि वहाँ जानवर पे जाने से डरते हैं। अब वो समझ गया था कि ये घोड़ा आगे नहीं जाएगा। आगे का सफर उसे अकेला ही तय करना पड़ेगा। अपने कुल्हाड़ी से रास्तों को जांचते हुए वो एक दरवाजे तक पहुंचा, जिसकी अंदर की तरफ एक छोटी सी सड़क और एक और दरवाजा था। वो दरवाजा शेरोन की शक्ल का बना हुआ था और शेरोन की मूर्ति के कान में एक गॉब्लिन यानी एक बोना बैठा था, जो मार्टिन को देखते ही समझ जाता है कि मार्टिन अंधा है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए बोलता है, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, तुम मुझे कुछ दिए बगैर यहाँ से आके नहीं जा सकते। मार्टिन के नफ्यूज हो गया और बोला, मैं तो एक आम से लोहार हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सिक्का नहीं। तब गोबलिन ने पूछा, तुम्हारे इस बैग में क्या है? वो बोला, बस खाने पीने की चीजें। के मुंह में पानी आ गया। एक बंद मार्टिन अब थोड़ी दूरी पे रख देता है ताकि उसे घाट उठा ले। उसे नहीं पता था कि ये गोबलिन है। गोबलिन ने जब ये बंद टेस्ट किया तो उसे बहुत मजे का लगा और लालच में वो अब मार्टिन के बैग में घुसने लगा। आवाज उसे मार्टिन समझ गया कि यहाँ पे कोई है और उसने जल्दी से गोबलिन को पकड़ भी लिया। इतने छोटे से को पकड़कर वो हैरान था। मार्टिन ने उसे कहा, इतने छोटे हो, कितना बड़ा झूठ बोल लेते हो और चोरियां भी कर लेते हो। तब ने कहा, असल में मुझे बहुत भूख लगती है और जंगल में कई दिनों तक खाने को नहीं मिलता। इतना अच्छा खाना है, कैसे छोड़ दूं? ये सुनकर मार्टिन हंसा और मार्टिन ने उसे एक और बंद दे दिया। खुश होके ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे बताया, मैं जानता हूँ तुम प्रिंसेस को ढूंढते हुए यहाँ आए हो। रास्ते में चलते हुए तुम्हें एक विच मिलेंगे, वो तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें प्रिंसेस तक पहुँचने में आसानी हो जाएगी। लेकिन हाँ, याद रखना, उस विच के चंगुल में ना फंसाना और अगर विच तुम्हें अपने घर ले गए तो उसकी बिल्ली को जरूर अपने साथ ले लेना। उसकी ये बातें सुनने के बाद मार्टिन अब अपने सफर को कंटिन्यू कर देता है और हम देखते हैं कि गोपिल अभी भी उसका पीछा कर रहा था। सिर्फ उसके खाने के लिए चलते हुए मार्टिन के रास्ते में आ जाती है एक नदी, जिसका अंदाजा उसे अपनी कुल्हाड़ी से हुआ था। वो इस नदी की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए भास पड़े हुए कुछ पत्थर फेंक कर ये बात पता चलाता है कि ये नदी ज्यादा गहरी नहीं, वो इसे पार कर सकता है। सारे कपड़े उतार कर वो नदी को पार कर लेता है और दोबारा से कपड़े पहनकर अपना सफर शुरू कर देता है। नदी पार करते ही थोड़ी ही दूरी पर उसे वो बिच, वो डाइंग मिल ही जाती है, जिसके बारे में गॉब्लिन ने उसे बताया था। ये फ्रिज बहुत ही अजीब शक्ल की थी। मार्टिन ने जब उससे प्रिंसेस के बारे में पूछा तो वो असल में मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। कोई आई
तो होगी प्रिंसेस यहाँ पे, लेकिन कहाँ गई होगी मुझे याद नहीं। वे अपनी सारी बातें अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। अगर तुम्हें पता चलाना है तो तुम मेरे घर आ जाओ और डायरी से पढ़कर मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो कहाँ की तरफ गई है। भोला मार्टिन उसकी छितनी चुपड़ी बातों में आता हुआ उसके घर चला गया। बीच ने जाकर उसे एक स्टूल पर बैठा दिया और दिल ही दिल में सोचा, आज तो इस अंधे का गोश्त खाने को मिलेगा। वो मार्टिन को ट्रैप करने के लिए दूध में बेहोशी की दवाई मिलाकर मार्टिन को दे देती है। मार्टिन जैसे ही ये सुनता है तो उसे गड़बड़ महसूस हो जाती है और गोबलिन की सारी बातें भी याद आ जाती है कि गोबलिन ने कहा था इस बुढ़िया से होशियार रहना। अब उसने अपना दिमाग लगाया और से बोला कि मुझे बाहर से आवाजें आ रही है, शाहिद भाई तो मेरे को ही बुला रहा है। बिच भागती हुई बड़ी तेजी से बाहर गई कि आज एक और शिकार भी मिल गया। उतने में ही पीछे से मार्टिन ने बिच के दूध के साथ अपना दूध बदल दिया और जब बिच वापस आई तो वो बोली, आखिर तो कोई भी नहीं था, तुम्हें वहम हुआ होगा, चलो जल्दी से शाभासक दूध पी लो। मार्टिन ने भी दूध पी लिया और फिर बेहोशी का नाटक करने लगा क्योंकि वो जानता था कि ऐसे विच नहीं मानेगी। विच अब खुशी खुशी आग चलाने लगी, वो मार्टिन को पका लेगी, लेकिन इतने में खुद ही बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो मार्टिन ने उसे उबलते हुए पानी के ऊपर लटकाया हुआ था। वो बोला, बताओ मुझे प्रिंसेस के बारे में, नहीं तो मैं तुम्हारा अभी सूप बना दूंगा। विच डर गई और उसने सच सच मार्टिन को बता दिया कि प्रिंसेस किस रास्ते पर गई थी। इसके बाद वो विच बोली, मुझे नीचे तो उतारो, लेकिन मार्टिन उसे उतारे बगैर वहाँ से चल पड़ा। मार्टिन अब आगे की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थीं। ये पहाड़ियाँ तो हर कदम पे मुश्किलें लेकर आ रही थीं। एक तो ऊंचाई में ये पहाड़ी थी, मार्टिन को ऊपर की तरफ चढ़ते हुए बहुत मसला हो रहा था। अब यहाँ गॉबलिन उसकी मदद करने के लिए बोला, जी इस पहाड़ी पे तुम चढ़ रहे हो ना, ये बहुत बदले है, अगर तुम गिर गए तो फंस जाओगे, निकलना आसान नहीं होगा। पर मार्टिन हिम्मत करता रहा। कुल्हाड़ी से ऊपर की ऊंचाइयों का अंदाजा लगाते हुए वो ऊपर की तरफ चढ़ता रहा। पीछे से भी पास पड़ी एक कुल्हाड़ी को उठाया और अपनी जस्सी को तुड़वाकर आजाद हो गई। उसने फौरन शीशे में किसी से बात करना शुरू की और कोई नहीं बल्कि हो जो ही था, जिसे उसने बताया कि मुझे लगता है अब तुम्हारा कर्ज टूट जाएगा। हो जो बोला, क्या बकवास कर रही हो, तुम जानती हो वो कर्ज मैंने ही दिया है। मैं ही हूँ असली सफर जो 1000 साल से जिंदा है। मैं ही वो जादूगर हूँ जिसने वो शराब दिया था। मैं अभी नहीं मरा तो वो शराब कैसे टूट सकता है। तब बूढ़ी औरत बोली कि अगर कोई एक दिन तक बिना शेरोन को देखे उसके साथ गुजार दे तो उसका शराब टूट जाएगा, और अब मार्टिन नामी बंदा तुम्हारा ये शराब तोड़ देगा क्योंकि वो अंधा है और वो शहरों के महल की तरफ जा रहा है। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो फौरन अपना काला जादू चिल्लाते हुए काले धुएं छोड़कर फौरन ही मार्टिन के पीछे आ गया। इस टाइम मार्टिन एक अजीब सी पहाड़ी पे था, जिस पे चढ़ना मुश्किल था। मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अपना पूरा सुर लगाते हुए वो ऊपर चढ़ने लगा। इस अंधे को ऊपर चढ़ता देखकर सफर किन्ही हो जो हैरान परेशान हो गया और उसने अपने जादू से पहले यहाँ गॉबलिन को पत्थर बना दिया जो उसे देख सकता था और मार्टिन की मदद कर सकता था, और फिर उसने मार्टिन को भी पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि वो जमीन से टकरा जाता और उसे कुछ हो जाता हो, जो गिनी जादूगर सफर कोबलिंग की आवाज में उसे कहता है, तुम नीचे गिरने वाले थे और मैंने अपनी जादू से तुम्हें बचा लिया, शुक्र करो मेरा। मार्टिन इसका शुक्रिया अदा करता है। गोबलिन की आवाज में ये जादूगर दोबारा उससे कहता है कि जब तक राजा शेरॉन जिंदा है उसका शराब भी जिंदा रहेगा। तुम अगर वहाँ जाकर राजा शेरॉन को मार दोगे तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। तुम राजकुमारी को भी बचा लोगे और राजा को भी। ये सुनकर मार्टिन ने उसे इस मृद का भी मुशवरा देने के लिए शुक्रिया किया और दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। आखिरकार वो इतनी तंग और मुश्किल पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही गया जिसकी आ गई। फाइनली उसे राजा शेरोन का खंडहर महल मिल ही जाता है। अंदर जाने पर हर चीज पत्थर की बनी हुई थी क्योंकि इन चीजों को राजा ने देख लिया था। यहाँ पर बहुत से लोग भी पत्थर की मूर्ति बने हुए थे जिन्होंने की आंखों में देख लिया था। तो इन्हीं पत्थरों की मूर्तियों को पकड़ते पकड़ते आगे पहुँचता है। एक मूर्ति के पास पहुँचने पर उसे बिल्कुल प्रिंसेस के कपड़ों जैसे स्मेल आ रही थी और वो समझ गया कि यही प्रिंसेस है। शेरॉन अब इस आदमी को देखकर हैरान हुआ। वो कई राजा शेरॉन की तरफ मुंह कर चुका था और राजा उसे देख भी झूका था, लेकिन फिर भी वो पत्थर का नहीं बना। दुखी शेरॉन हैरान होकर उससे पूछता है, तुम पत्थर की क्यों नहीं बनी? अभी तक मार्टिन बताता है क्योंकि मैं अंधा हूँ, तुम्हें देख नहीं सकता। मैं यहाँ पे तुम्हारा श्राप तोड़ने के लिए आया। शेरॉन भी 1000 साल से इस तरह लाइफ से तंग आ चुका था। उसने मार्टिन से पूछा, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है शराब तोड़ने का? मार्टिन ने बताया कि मुझे ये गोबलिन से पता चला है कि आपको अगर किया जाए तो आपका श्राप टूट जाएगा। अपनी जिंदगी से तंग शहरों ने उसके सामने घुटने टेक दिए और उससे कहा, मार दो मुझे, अगर इसमें ही सबकी भलाई है तो मार दो। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर इस चीज की मुझे सजा मिलती है तो दो मुझे सजा। मार्टिन ने उसे
उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा भी ली, लेकिन उसे शेरोन को मारना अच्छा नहीं लगा। उसने शेरोन से कहा, आपने आज तक किसी को नहीं मारा, कोई जुल्म नहीं किया, तो आपको ये सजा क्यों मिले? ये सब सुनते हुए अब अचानक से जादूगर सफर इनके सामने आ जाता है। वो मार्टिन से कहता है, तुमने इसे मारा नहीं, मेरा सारा प्लान तुमने चौपट कर दिया, अब देखना मैं तुम्हें बताता हूँ। वो अपने काले जादू से मार्टिन को उठाकर नीचे पटक देता है। मार्टिन इस मृदव खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं उस टाइम समझ गया था कि वो गोबलिन नहीं कोई और ही बोल रहा है। शुक्र करो मैंने राजा को मारा नहीं, वरना मेरे हाथ से बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। उसकी ये बातें सुनकर जादूगर को एक और मृदा गुस्सा आया और उसने मार्टिन को अपने काले जादू में जकड़ लिया। जब मार्टिन बिल्कुल मरने के करीब था तो जादूगर ने उसे दोबारा जमीन पर फेंक दिया और बोला कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तड़पते हुए मार्टिन के पास शेहरोन ने उसकी ही कुल्हाड़ी फेंकी। कुल्हाड़ी को अपने पांव के पास लगते ही मार्टिन समझ गया कि उसे क्या करना है। यहाँ जादूगर भी एक एक ही बार में अब मार्टिन को मारने की तैयारी कर रहा था और ये बात उसने मार्टिन से कह भी थी, इससे पहले कि वो अपना जादू करता और मार्टिन को मार देता। एकदम से मार्टिन कुल्हाड़ी उठाकर घुमाते हुए उसके सीने में फेंक देता है, जिससे इस सफर का काला जादू यहीं पर भस्म होने लग जाता। इसके बाद गरीब जाकर मार्टिन उसके सीने से जैसे ही कुल्हाड़ी निकालता है तो जादूगर मर जाता है और काला धुआं चारों तरफ फैल जाता है। उसकी बॉडी भी काले धुएं में मिल जाती है और यहाँ पर एक छोटा सा चूहा रह जाता है। यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मार्टिन की बिल्ली जो मार्टिन विच के घर से लेकर आया था वो उस चूहे को पकड़कर खा जाती है और ऐसे सफर का सहारा किस्सा तमाम हो जाता है राजा शरण के ऊपर से। उसका श्राप गिनी कर्ज भी टूट जाता है और यहाँ पत्थर के सभी बने लोग भी आस साथ हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। मार्टिन की ये बहादुरी देखकर शेरून बहुत कुछ था। 1000 साल बाद वो आजाद हुआ था और इसकी वजह सिर्फ मार्टिन की बहादुरी थी। उसने मार्टिन से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। मार्टिन बोला, मैं सिर्फ यहाँ प्रिंसेस ईवा को बचाने आया था, इसके अलावा कुछ नहीं। को उसकी खुददारी भी पसंद आई और वो बोला, मैं जानता हूँ तुम खुद कुछ नहीं मांगोगे, लेकिन मुझे पता है इस टाइम तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो यहाँ मार्टिन को उसकी आंखों की रोशनी दे देता है। मार्टिन पहली मर्तबा ये सारी दुनिया दिख रहा था और बहुत ज्यादा खुश था। ये लोग अब जाने ही वाले थे, लेकिन तभी ने उसे कहा, रुको, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, जल्द ही मर जाऊंगा, मेरी सल्तनत अकेली रह जाएगी, इसीलिए आज से मैं तुम्हें और प्रिंसेस ईवा को यहाँ का राजा और रानी बनाता हूँ, अपने सल्तनत तुम्हारे हाथ में देता हूँ। ये फैसला सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों से वादा करते हैं कि जल्द ही ये लोग अपने घर वालों से मिलकर यहाँ वापस आ जाएंगे और ये सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ पर ईवा भी से अपने डीएंड को ठीक करने की विश मांगती है और उसकी भी विश पूरी कर देता है, जिसके बाद वो इन दोनों को इनके घर के करीब छोड़ देता है। ये लोग जब घर वापस आए तो यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा हो गया था और राजा ने ठीक होकर अपना सारा निजाम संभाल लिया था। सभी अमन में थे और खुश थे। ये देखकर प्रिंसेस ईवा भी खुश हुई और उसके डीएंड भी उसे देखकर फक्र करने लगे। आखिर में दिखाया गया कि मार्टिन और प्रिंसेस ईवा की शादी हो गई, जिसके बाद वो शेरून की हुकूमत संभालने लगे और इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई।